वेलकम टू स्टेप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इनिशिएटिव के साथ जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। तो आज डेट है 24 जून 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हिंदू में। यहां पर जो हम एक आर्टिकल यहां पर देख रहे हैं, ये अभी भाजपा ने अपना एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया है कोविंद जी को, और इस चीज को काउंटर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से हम कह सकते हैं मीरा कुमारी जी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। तो इस आर्टिकल में वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन्होंने आर्टिकल यहां पर प्लेस किया है। उनका कहना है कि इवन कांग्रेस डू नॉट हैव देयर ओन चॉइस फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द भाजपा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। वो इंतजार कर रहे थे कि कब भाजपा अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर करे, उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए वो किसी कैंडिडेट को सामने रख सके। तो इस तरीके से जो कुछ भी बातें इसमें की गई हैं वो हमारे एग्जाम के जो 4 पेपर जीएस के हैं उनमें कहीं पर भी हो सकता है यूजफुल ना हो। ठीक है, इस वजह से हम इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो कुछ बातें थी हमने देख ली इसका इंट्रोडक्शन। ये जो नीचे का आर्टिकल हम यहां पर देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया का और यूएसए का एक इशू अभी इमर्ज हो रहा है, जिसमें अभी वहां के जो एक स्टूडेंट थे यूएसए के, नॉर्थ कोरिया में उनको जेल की सजा सुनाई गई थी, अभी उनको छोड़ा गया है, ही वॉज इन कोमा और उनकी डेथ हो गई है। तो इस पर जो कुछ भी इश्यूज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम इसको डिस्कस करेंगे, यहां पर कोशिश करेंगे। यहां पर एक जो ये आर्टिकल है सेंटर में मंदसौर द फार्मर स्टोरी, ठीक है, इस आर्टिकल में जो अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहे हैं इंडिया के कई सारे स्टेट्स में, उसके क्या क्या बैकड्रॉप्स हैं, रीजंस हैं, किस तरीके से उनको काफी बाद में नोटिस किया गया और स्टेप्स लिए गए, उन सारी चीजों का जिक्र है। काफी कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो हम वो जो पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, फार्मर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको डील करने के लिए जो पॉइंट्स हमारे लिए जरूरी हैं, हम उसको यहां से कुछ एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे, कुछ एडिशनल पॉइंट भी ऐड करेंगे। ठीक है, यहां पर जो ये बीच में हमें आर्टिकल दिख रहा है लिमिट्स ऑफ एक्सक्लूसिविज्म, ठीक है, ये आर्टिकल श्रीलंका की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो श्रीलंका की पॉलिटिक्स से रिलेटेड इसमें जो कुछ भी पॉइंट्स हैं वो 1-2 काम के हैं, वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम श्रीलंका की बैक टू द हिस्ट्री जाकर देखेंगे किस तरीके से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हैं, और अगर क्वेश्चंस ऐसे मीन्स में हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे डील करेंगे, और 1-2 जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे हम उनको देखने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस डिस्कशन को लेके। यहां पर देखिए ये जो दूसरा पेज मैंने आपको बताया सैटरडे है, तो ये ग्राउंड जीरो है, तो इसको हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अपना पहला जो आर्टिकल है उसको स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड आर्टिकल हमने देखा था ये है कि जो लेटेस्ट यूएस नॉर्थ कोरियन टेंशंस हैं वो एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लोकेशन क्या है नॉर्थ कोरिया की। यहां पर हम देखते हैं कि ये है कोरियन पेनिनसुला। यहां पर हमें ये कोरियन पेनिनसुला दिख रहा है, ये नॉर्थ कोरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। रेड कलर में ये हमें नॉर्थ कोरिया दिख रहा है और यहां ग्रीन कलर में हमें ये साउथ कोरिया दिख रहा है। आर्टिकल में जो एक बार बार प्योंगयांग की बात की जा रही है, ये प्योंगयांग कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, और इसके नीचे हम देखते हैं साउथ कोरिया की जो कैपिटल है ये सियोल है। ठीक है, 38 डिग्री पैरेलल जो है ये इन दोनों कंट्रीज के बॉर्डर को डिवाइड करती है, दोनों कंट्रीज को डिवाइड करती है। तो आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको जो एक याद रखनी है कि प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, दूसरा साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। ऐसा तो आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगी कि प्योंगयांग इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट फिर भी कई बार आपको लोकेशंस मेंशन करनी होती है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। 2015 में एक क्वेश्चन आया भी था जिसमें हमारे साउथ वेस्ट एशिया के कुछ कंट्री सिटीज को दे दिया गया था नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ सीरीज में सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो लोकेशंस को आप दिमाग में रखिए। प्योंगयांग कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की। इस तरफ देखिए ये चाइना से अटैच्ड है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम इसको और बड़ा ओवरव्यू लेके देखते हैं। यहां पर हम ये देखिए ये सेम चीज है कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। यहां पर आप देखिए कि इसके लेफ्ट में येलो सी है और राइट में सी ऑफ जापान है। तो ये क्वेश्चंस आपसे बहुत सिंपली पूछे जा सकते हैं कि कोरियन पेनिनसुला इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 वाटर बॉडीज। तो आपका जवाब होना चाहिए येलो सी एंड सी ऑफ जापान। इस क्वेश्चन को मैंने आगे मेंशन भी किया है, इस चीज को ध्यान से याद रखिए। येलो सी एंड सी ऑफ जापान के बीच में क्या है, कोरियन पेनिनसुला। अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको देखना है कि ये बात आपको रिकॉल होती है या नहीं होती है। कोरियन पेनिनसुला इज सिचुएटेड बिटवीन सी ऑफ जापान एंड येलो सी। यहां पर हम देख रहे हैं ये जापान है। ठीक है,
जापान को देखते हैं कि जापान किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है, तो सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशियन के बीच में है। कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशियन के बीच में है, जो आपका ये जैपनीज पेनिनसुला है। यहां पर हम देखते हैं ये हमें ताइवान दिख रहा है, ये चाइना है, ठीक है। ये यूक्यू आइलैंड है, कई बार ये न्यूज में रहता है, तो आप इसकी लोकेशन को भी ध्यान से देख लीजिए। तो यहां पर हमने कुछ मैपिंग की चीजें देख ली हैं। अब हम देखते हैं आगे जो इशू न्यूज़पेपर में आर्टिकल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हो सकता है, कोरियन वॉर ये पूछ सकते हैं जो 1950 से 53 के बीच में चला था। तो हम देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है हमारे इस आर्टिकल का। जो कंटेक्स्ट है हमारे इस आर्टिकल का वो ये है कि एक स्टूडेंट थे ओटो वॉम्बियर, ये विजिट पर गए हुए थे अपने कुछ कॉलेज ट्रिप पर फ्रेंड्स के साथ नॉर्थ कोरिया में, जहां पर इनको इनके होटल से पकड़ा गया और 15 सालों की सजा सुनाई गई। प्योंगयांग से उनको पकड़ा गया। इनके ऊपर जो एलिगेशंस थे वो इस बात के थे कि इन्होंने एक प्रोपेगेंडा पोस्टर जो था उसको वहां से चुराया, और इस पर आप देख सकते हैं कि इनको काफी कड़ी सजा मिली इस प्रोपेगेंडा पोस्टर को चुराने की। आखिर ये प्रोपेगेंडा पोस्टर क्या होता है, ये सवाल हमारे मन में आ सकता है कि व्हाट इज प्रोपेगेंडा पोस्टर। प्रोपेगेंडा तो आप लोग समझते ही होंगे कि हम कोई जब टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए या किसी भी मॉब को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है उसे हम प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। तो प्रोपेगेंडा पोस्टर क्या हो सकता है, यहां पर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक प्रोपेगेंडा पोस्टर रखने की कोशिश की है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ये जब यूएस में सिविल वॉर हो रहे थे उस समय ये प्रोपेगेंडा पोस्टर इशू किया गया था, जिसमें आप देखिए क्या लिखा है, गॉड हेल्प मी इफ दिस इज अ ड्यूट, ठीक है, हिज लाइफ इज योर हैंड। तो लोगों का सपोर्ट इसके जरिए पाने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से जो उनके सोल्जर्स हैं वो इस सिविल वॉर में लड़ रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा पोस्टर का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसकी चोरी पर इनको सजा सुनाई गई। एलिगेशंस हैं कि उनको काफी टॉर्चर किया गया, लेटर ऑन उनको रिलीज किया गया कोमा की कंडीशन में, उनको यूएस लाया गया जहां पर उनकी डेथ हो गई। तो अब ये हमने कंटेक्स्ट देखा कि ये जो आर्टिकल का कंटेक्स्ट था वो ये था। तो अब आगे देखें, आगे जो इसमें है वो ये है कि कोरियन क्राइसिस के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो काफी पहले से चल रहा है। इन्होंने पहले एनपीटी साइन किया था, लेटर ऑन इन्होंने एनपीटी से खुद को विड्रॉ किया और न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दिए। तो टेंशन स्टार्ट हो गई थी यूएस के बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में। लेकिन जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं तो जो दोनों कंट्रीज की रिलेशंस हैं वो और भी खराब हो गए हैं, और भी वर्षन हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया टेस्ट पर टेस्ट किए जा रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, प्लस वो बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। तो काफी इंटरनेशनल प्रेशर डाला जा रहा है नॉर्थ कोरिया के ऊपर, लेकिन इसका कोई असर हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स कई बार उनको धमकी दे रहा है कि अगर अब आपने ऐसा कोई टेस्ट किया तो फिर हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा जैसा आप भी न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, इन सब बातों का कोई भी असर नॉर्थ कोरिया के ऊपर नहीं है। देखिए, नॉर्थ कोरिया लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करता जा रहा है, ठीक है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां तक की वॉम्बे की डेथ की अगर हम बात करें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी हार्डली इस चीज को क्रिटिसाइज किया, नो डाउट इस चीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने बहुत एडिशनल सैंक्शंस नहीं लगाए और ना ही कोई नई धमकी दी। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि जबकि एक नागरिक की मौत होती है, एक अमेरिकी नागरिक की मौत होती है, लेकिन अमेरिका बहुत ज्यादा थ्रेट या सैंक्शंस नहीं लगाता है। इसका जो कारण देखा जा रहा है वो ये देखा जा सकता है कि अभी भी 3 अमेरिकी नागरिक जो हैं वो कोरिया में जेल में हैं। तो अभी जो यूएस की प्रायोरिटी है वो इन नागरिकों को छुड़ाने की है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने जो अपना रवैया है उसे थोड़ा सा लिबरल रखा है इस मुद्दे पर। तो आगे जो आर्टिकल है वो क्या सजेस्ट करता है, आर्टिकल सबसे पहले तो ये एक बात कहने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिनेरियो अभी हमें देखने को मिल रहा है कि एक जो नागरिक है, एक जो स्टूडेंट है यूएस का, उसको टॉर्चर किया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ कोरिया में। हालांकि नॉर्थ कोरिया इस बात से इनकार करता है कि उसने वहां पर उसको टॉर्चर किया गया है, बट ऐसा है। तो ये कहते हैं कि इस कंडीशन में किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी देखना इज नॉट ओके, बट फिर भी ये कहते हैं कि यूएस को कैरेट एंड स्टिक की अप्रोच को अपनाना चाहिए। अब देखिए, स्टिक की अप्रोच तो काफी लंबे समय से चल रही है, कई तरीके के सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। कई बार जो यूएस है अपने वारक्राफ्ट को भी पैसिफिक ओशियन में स्टेबलाइज करता है, थ्रेट देता है नॉर्थ कोरिया को कि अगर आपने अब एडिशनल टेस्ट किए तो फिर इसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी जो जरूरत है वो कैरेट को इस्तेमाल करने की है।
मतलब कि जो आर्टिकल लिखते हैं उनका यह कहना है कि वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच में अभी ये जो नागरिक थे, जो स्टूडेंट थे यूएस के, इनको छुड़ाने को लेकर कुछ लो लेवल कॉन्टेक्स्ट तो मेंटेन हुए हैं, ठीक है, जब भी बॉम्बियर को रिलीज को लेकर जो भी बातें हुई हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, यूएस को इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए और जो इंगेजमेंट है यूएस का नॉर्थ कोरिया के साथ, उसको और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। और इस इंगेजमेंट को एक्सपेंड करके वो जो और भी एडिशनल 3 जो वहां के सिटीजन्स हैं नॉर्थ कोरिया में, उनको छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए। छुड़ाने के बाद उनको और भी कॉम्प्लेक्स इशू पर डिस्कस करना चाहिए। तो जो आर्टिकल लिखते हैं वो इस इशू को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। ऐसा वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो प्रेजेंट में जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, मून जय इन, उनका जो अप्रोच है वो पहले से थोड़ा सा लिबरल है। मतलब पहले के जो वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका अप्रोच नॉर्थ कोरिया की तरफ काफी हॉस्टाइल हुआ करता था, बट अभी जो इनका अप्रोच है वो हॉस्टाइल नहीं है, ये लिबरल है। तो कंक्लूजन में ये क्या बोलते हैं? कंक्लूजन में ये बोलते हैं कि और भी जो बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इन एफर्ट्स के साथ अगर चाइना भी होल हार्टली अपना जो एफर्ट है वो नॉर्थ कोरिया की तरफ लगाता है, तो जो मिस्टर किम हैं, जो वहां के इस समय डिक्टेटर हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर डिक्टेटरशिप है, तो उनको इस बात को रिवील करना ही होगा कि आखिर वो चाहते क्या हैं, वो पीस चाहते हैं या फिर वॉर चाहते हैं। तो नो डाउट अगर ऐसे एफर्ट किए जाते हैं तो इस रीजन को स्टेबलाइज करने में मदद मिलेगी, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। तो चलिए, इस आर्टिकल को हमने इस तरीके से डिस्कस किया, हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन मैंने यहां पर बनाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश करिए कि देखिए, यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो रिलेशंस हैं, इस पर क्वेश्चन नो डाउट हमसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस रीजन में अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो क्या इंपैक्ट होंगे, क्या क्या डायमेंशन है इन रिलेशंस के, और इंडिया जो उन डायमेंशंस में से एक होगा, तो इस पर क्वेश्चन बेशक बन सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो ये है कि एनालाइज द नेचर एंड डायमेंशन ऑफ द क्राइसिस प्रिवेलिंग इन कोरियन पेनिनसुला एंड what kind of steps should international community pursue to stabilize the region। मतलब इस रीजन में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। चलिए, अभी हमने मैपिंग को डिस्कस किया था, तो उस पर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि आपने उस समय इस चीज को कितना ध्यान से सुना था और आप इसे कितना बेहतर रिकॉल कर पाते हैं। क्वेश्चन है, कोरियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाई व्हिच 2 वाटर बॉडीज। आपका पहला ऑप्शन है येलो सी एंड ईस्ट चाइना सी, दूसरा ऑप्शन येलो सी एंड सी ऑफ जापान, तीसरा ऑप्शन सी ऑफ जापान एंड पैसिफिक ओशियन, चौथा ऑप्शन ईस्ट चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियन। अब तक तो आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा या आपको याद ही आ गया होगा, तो जो आपका आंसर है वो है येलो सी एंड सी ऑफ जापान। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा इशू है वो फार्मर्स का इशू है। फार्मर्स का इशू जो आर्टिकल में दिया गया था, उसमें से जो पॉइंट्स हैं हमने उसको इंक्लूड करते हुए देखा है कि जब फार्मर इशू पर आपको मेंस में क्वेश्चन फेस करना पड़ता है, तो आप ऐसे क्या क्या इश्यूज हैं जो वहां पर मेंशन करेंगे और अपने क्वेश्चन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहला पॉइंट जो है वहां पर ये है कि पहला इशू है कि जो फार्मर्स की डिमांड है वो ये है कि जो भी एमएसपी डिक्लेयर की जानी चाहिए वो उनकी इनपुट कॉस्ट से 50% ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसानों ने 10 रुपए इनपुट कॉस्ट लगाई है अपनी फार्म में, तो फिर उनका जो एमएसपी होना चाहिए वो एटलीस्ट 15 रुपए होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि कम से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। ये एक पहला इशू है। दूसरा इशू जो है वो है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड, जिसको इंप्लीमेंट करने से अभी जो गवर्नमेंट है वो हिचक रही है। उसका मानना है कि इससे इकोनॉमी के निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। जो फार्मर्स का इशू है वो ये है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को एमएसपी से नीचे ओपन मार्केट में नहीं बेचेंगे। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार जो फार्मर्स के प्रोड्यूस होते हैं वो इतने वल्नरेबल होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं जो वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक फार्मर्स अपने पास नहीं रख सकते। और अगर वो एमएसपी से कम प्राइस पर उस चीज को ओपन मार्केट में बेचने को तैयार नहीं है, तो जो ट्रेडर्स हैं वो मना कर देंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए आपका प्रोड्यूस, और उस कंडीशन में वो अपने पास बहुत लंबे समय तक उन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को नहीं रख पाएंगे और उन्हें ट्रेडर्स के मनचाहे दाम में उसे बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर कोई फार्मर जो है, कोई फार्मर ए है, वो जाता है और टमाटर बेचना चाहता है वो एमएसपी के प्राइस से ऊपर प्राइस पर, ठीक है, लेकिन जो ट्रेडर है वो बोलता है कि भाई मेरे को तो 1 रुपए केजी में आपका टमाटर लेना है, और वो लेने से मना कर देता है, तो टमाटर तो 3 दिन से ज्यादा टिकेगा ही नहीं ना। तो ये तो मजबूरी हो गई फिर फार्मर की कि उसको 1 रुपए केजी में बेचना ही पड़ेगा,
ठीक है, अभी तो हालांकि आप मार्केट में जाते हो तो आपको टमाटर 40 रुपीज केजी मिलता है, तो आप इस बात से शॉक भी हो सकते हो, अरे ट्रेडर्स 1 रुपया केजी ले रहे हैं और हमें 40 रुपीज केजी मिल रहा है। बट ऐसा होता है, फार्मर्स को जो रियल वैल्यू होती है उनके प्रोड्यूस की वो नहीं मिलती और उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को भी नहीं मिलता। तो इसका बेनिफिट मिलता किसको है? इसका बेनिफिट मिलता है इंटरमीडिएरीज को। तो जो हमारा एक इश्यू ये भी है कि इंटरमीडिएरीज को रेगुलेट करने की जरूरत है, वो एक लिमिट से ज्यादा बेनिफिट ना खाएं और जो बेनिफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कंज्यूमर्स के बीच में और फार्मर्स के पास। ठीक है, दूसरा ये है कि गवर्नमेंट एमएसपी तो कई सारे क्रॉप प्रोड्यूस पे डिक्लेयर करती है, अप्रोक्सीमेटली 23 क्रॉप्स पर वो एमएसपी डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वो खरीदते केवल 3-4 क्रॉप्स को ही है। प्रोक्योरमेंट जो उनका होता है वो केवल 3-4 क्रॉप्स पर ही होता है और वो भी उन क्रॉप्स पर होता है जिनकी जरूरत उनको पीडीएस में होती है। तो ये भी एक इश्यू है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को खरीदना चाहिए, उन क्रॉप्स को भी खरीदना चाहिए जिसकी जरूरत पीडीएस में नहीं पड़ती है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा इश्यू है वो ये है कि जब बंपर स्टॉक होता है तो जो मार्केट प्राइस है प्रोड्यूस की वो क्रैश कर जाते हैं। अब देखिए होता यह है कि किसान तो दोनों तरफ मारा जाता है, अगर प्रोड्यूस कम होता है तो उसको लॉस होता है, जनरल स्टैंडिंग वाली बात है, लेकिन अगर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि तब तो फार्मर को प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब मार्केट में प्राइस क्रैश कर जाते हैं और जो उनके प्रोड्यूस हैं वो बहुत कम दाम पर बिकते हैं मार्केट में और इसका उन्हें बहुत भारी नुकसान होता है। तो इस चीज को मेंटेन करने की जरूरत है, इसके लिए रेगुलेशंस लाने की जरूरत है। जो छठवां पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किया है वो ये है कि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक कोल्ड चेन प्रोजेक्ट भी लेकर आती है जो काफी न्यूज में भी था अभी प्रीलिम्स एग्जाम के पहले। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी बहुत जरूरी है ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को लंबे समय तक रख पाएं और उन्हें मजबूरी में अपने प्रोड्यूस को बेचना ना पड़े। दूसरा यह है कि हमें फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक बनाना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है जबकि जो रिटर्न है वो हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक चीज जो हम यहां पर देखते हैं वो ये है कि जो फार्म का साइज है वो बहुत छोटा है। जब फार्म के साइज छोटे होते हैं तो वो इकोनॉमिक नहीं होते हैं, इकोनॉमिकली वो फिजिबल नहीं होते हैं। क्रॉप यील्ड पर इसका नुकसान होता है। हम देख लेते हैं कि एक क्रॉप यील्ड फील्ड को अगर हमें कई पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो कई सारे कंटूर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और ये कंटूर्स बहुत सारा लैंड खा जाते हैं। इसके अलावा जब हम एक बार में पूरे क्रॉप लैंड पे फार्मिंग करते हैं तो उसका प्रोड्यूस जो यील्ड होती है वो ज्यादा होती है, जबकि जब हम छोटे छोटे टुकड़ों पर फार्मिंग करते हैं तो उसकी क्रॉप यील्ड कम होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हमारी कंट्री में। ठीक है, अब एक जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह है कि जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं वो फार्मर्स तक इफिशिएंटली पहुंच नहीं पाते। किसान क्रेडिट कार्ड का एक प्रोग्राम है जिसके तहत उनको क्रेडिट वगैरह दिया जाने वाला है, तो इस चीज की रीच जो है वो सारे फार्मर्स तक नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो हमने ये कई सारे इश्यूज कवर किए हैं यहाँ पर, आप इन इश्यूज को दिमाग में रखिए। मैं रिपीट करता हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में रहें कि एमएसपी कम से कम 50% से ज्यादा होना चाहिए। फार्मर्स को ये राइट होना चाहिए कि वो एमएसपी से कम दाम पर अपने प्रोड्यूस को ना बेचें। गवर्नमेंट केवल 3-4 क्रॉप को ही प्रोक्योर कर रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को प्रोक्योर करना चाहिए। इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट करने की जरूरत है। बंपर स्टॉक के टाइम पर जब प्राइस क्रैश होते हैं तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को ज्यादा से ज्यादा इनहेंस करने की जरूरत है। इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, रिटर्न कम है, इस चीज को बेहतर करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक बनाने की जरूरत है, ये एक इशू है। अगला इशू है कि जो फार्म लैंड का साइज है उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है। ये इश्यूज हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। चलिए हम देखते हैं कि अगर ये इश्यूज हैं तो कौन कौन से डायमेंशंस हमें कवर करने चाहिए जब भी हमारे सामने मेंस में आंसर्स लिखने को आता है। तो जो हमारे डायमेंशंस होंगे वो हमें हर डायमेंशन को कवर करना है। हमें इकोनॉमिक डायमेंशन को कवर करना है कि जब भी फार्मर्स स्ट्रेस्ड होते हैं या डेट ट्रैप में फंसते हैं तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट उनकी फैमिली पर होता है और इसके चलते हम देखते हैं कि कई बार जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये इकोनॉमिक डायमेंशन आपको अपने आंसर में जरूर कवर करना है। दूसरा एक सोशल डायमेंशन होता है। सोशल डायमेंशन ये होता है कि जब इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर्स की खराब होती है तो कई बार मैं आपको बताता हूं कि उनकी शादी नहीं होती है, उनका विवाह नहीं होता है, जिसके चलते जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है फैमिली का वो वीक हो रहा है। जब वो फैमिली का इंस्टीट्यूशन वीक होता है तो समाज में कई तरह की जो एविल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो हमारा जो सोशल कस्टम है, ये जो मैरिज का सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए फार्मर्स की कंडीशन बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा जो डायमेंशन यहां पर हम कवर करते हैं वो हम सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी के इशू देखते हैं।
को देखते हैं कि जैसा कि हम देख ही रहे हैं अभी कई सारी जगह पर इंसर्जेंसी और अपसर्जिंग देखने को मिल रही है फार्मर्स की। तो जब फार्मर्स की कंडीशन खराब होती है तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारे सामने होता है, क्योंकि जब वो एजिटेशन करते हैं तो वो कई तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमने देखा अभी जो मध्य प्रदेश में एजिटेशन हो रहे हैं, उन्होंने कई सारी बसेस को जला दिया और उन्होंने जो वहां पर पुलिस थाना था उसको भी अटैक करने की कोशिश की। इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जब फार्मर्स के केस में आती है तो हम बहुत हेल्पलेस, जो गवर्नमेंट है बहुत हेल्पलेस फील करती है, क्योंकि दे आर आवर ओन पीपल। हम बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं ले सकते, हम उनके ऊपर गोलियां नहीं बरसा सकते, बिकॉज हमें पता है कि उनकी कंडीशन खराब है और उनको हेल्प की जरूरत है। तो जरूरत है कि उनकी बात को सुना जाए। तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से जरूरी है कि उनकी कंडीशन को मेंटेन रखा जाए। ये डायमेंशन आपको जरूर कवर करना है अपने आंसर में। और जब भी फार्मर्स की कंडीशन खराब होती है तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी रीजन बनती है, ठीक है। आपको इस डायमेंशन को कवर करना है। एक यहां पे जो डायमेंशन हम देख रहे हैं वो है एनवायरमेंट का। देखिए, जब फार्मर्स को लगता है कि उनकी क्रॉप यील्ड कम हो रही है तो वो कई तरीके के सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी क्रॉप यील्ड को बढ़ा सके। इसके अलावा जब वो अवेयर नहीं होते, जब उनको नॉलेज नहीं होती उनके क्रॉप लैंड के बारे में, तो वो किसी भी तरीके की फार्मिंग कर रहे होते हैं। न्यूट्रिशन किस क्रॉप को किस चीज की जरूरत होती है, किस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जब इसकी जानकारी उनको नहीं होती है तो वो क्रॉपिंग पैटर्न को नहीं समझ पाते और इससे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है उसका नुकसान होता है। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं जब जो फार्मर्स होते हैं उनमें अवेयरनेस नहीं होती है। तो आप जब भी मेंस के आंसर्स को लिखेंगे तो इस इशू को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, इस डायमेंशन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर हमने दो चीजें कवर की, हमने इश्यूज देखे, हमने इस आंसर में डायमेंशन देखे। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि फार्मर्स को इंकरेज किया जाए कि वो कई तरीके के क्रॉप्स उगाएं ताकि जो क्रॉप रोटेशन है वो मेंटेन रहे और जो जरूरत होती है क्रॉप को लैंड से न्यूट्रिशन की वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक अच्छा सजेशन यहां पर है, ये बहुत अच्छा सजेशन है, आपको इसको जरूर लिखना है अपने मेंस में, वो है स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन बनाने की। अगर हम स्पेशल इकोलॉजिकल जोन बनाते हैं, हम एसईजेड बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाते हैं, तो हमें स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन भी बनाना चाहिए ताकि फार्मर्स के वेलफेयर को मेंटेन किया जा सके। जरूरत है, अगला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। जैसे ई नाम की टेक्नोलॉजी लाई गई है जिससे जो मार्केट है, एग्रीकल्चरल मार्केट है, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छा एफर्ट है, ऐसे कई और सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है। हमें एजुकेट करना होगा फार्मर्स को ताकि वो जो क्रॉप की जरूरत है उसके हिसाब से उसको फर्टिलाइजर दें, उसको पेस्टिसाइड्स दें, ठीक है, और क्रॉप रोटेशन को भी वो फॉलो करें। तो एजुकेट करने की जरूरत है फार्मर्स को। अगला जो हमारा पॉइंट है यहां पर वो ये है कि फार्म लैंड को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। कई फार्मर्स एक साथ आ सकते हैं, वो अपनी फार्म लैंड को इंटीग्रेट कर सकते हैं और कम्युनिटी फार्मिंग कर सकते हैं वो, ठीक है, और अपनी फार्म लैंड के जो प्रपोर्शन होता है उसके प्रपोर्शन में वो जो क्रॉप यील्ड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपस में। तो ये तरीका हो सकता है। अगला जो सजेशन है वो ये है, सॉल्यूशन हो सकता है कि मीनिंगफुल क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी लगाने की जरूरत है। अभी जो क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है वो काफी इफेक्टिव है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इरिगेशन फैसिलिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए क्योंकि जो हमारा इंडियन मानसून है वो अनप्रिडिक्टेबल है और मानसून के बेसिस पर हम अपने एग्रीकल्चरल लैंड की इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इरिगेशन फैसिलिटी को स्ट्रेंथन करना ही होगा। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें फार्मर्स के लिए अल्टरनेटिव सोर्स भी बनाना होगा इनकम का, उनकी स्किल डेवलपमेंट करना होगा, उनको अल्टरनेटिव देना होगा। जैसे कि वो फिशरीज का ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, वो पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, वो मधुमक्खी पालन कर सकते हैं ताकि एक अल्टरनेटिव सोर्स हो उनके लिए। क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो ऑल द टाइम अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होते हैं और उसके अलावा उनके पास टाइम होता है। अगर वो दूसरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक इकोनॉमिक एश्योरेंस होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि नेशनल वाटर रिस्क मैनेजमेंट अलर्ट सिस्टम होना चाहिए। अगर वाटर रिस्क होता है किसी रीजन में, ड्रॉट प्रोन एरिया वो होता है, तो वहां पर अलार्म किया जा सके वहां के फार्मर्स को ताकि वो उसके हिसाब से तैयार हो सके और ऐसी क्रॉप को उगाने की कोशिश करें जो कि कम वाटर कंज्यूमिंग है, ठीक है। इसके अलावा एक अगला जो पॉइंट है वो ये है कि फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या फिर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग की जा सके और इसका जो बेनिफिट है वो फार्मर्स को मिल सके। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, ये जो टॉपिक है ये काफी समय से न्यूज में है, ठीक है। आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है कि जो गवर्नमेंट है वो केवल
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पर ही सब्सिडी देती है। तो ये तो फार्मर्स को बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इसका ये कम रेट पर मिल जाते हैं फार्मर्स को। लेकिन बाकी जो फार्मलैंड की जो जरूरत होती है वो और भी एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स की होती है। तो गवर्नमेंट को किस रीजन में कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस किया जा रहा है और वहां पर कौन सी न्यूट्रिएंट की जरूरत है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की जरूरत है, ऐसा इस टॉपिक में कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस बात को आपको याद रखना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमें प्रमोट करना होगा, ये वही वाली बात है कि किस तरीके से वो अपने फार्म लैंड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता यह है कि जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो किसी एक कारपोरेट को या किसी एक कंपनी को अपना जो फार्म है वो दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, और उसके बदले में वो एक सर्टेन अमाउंट उस कंपनी से ले लेते हैं, या वो किसी बड़े फार्मर को दे देते हैं। अब वो जो बड़ा फार्मर या कंपनी होती है वो उस पूरे फार्म लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं और जो भी उनका प्रॉफिट लॉस होता है वो देखते हैं। अब इससे होता यह है कि जो फार्मर्स होते हैं वो इकोनॉमिकली एश्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक सर्टेन अमाउंट मिल चुका है। अब उनको इस बात का रिस्क नहीं है कि उनको क्रॉप लॉस हो सकता है। दूसरा, जब छोटे छोटे क्रॉप लैंड एक बड़ा जो फार्म होल्डर है वो लेता है, तो जो लैंड की इंटीग्रेशन की प्रोसेसिंग है वो निश्चित तौर पर क्रॉप यील्ड को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये इशू हमने देखा कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की जरूरत है। मैंने एक इन्वायरमेंटल इशू डायमेंशंस में कवर किया था, तो उसमें आप इस टॉपिक को ऐड कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि जो लैंड की कैपेसिटी है वो हमेशा मेंटेन रहे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह को प्रमोट किया जाना चाहिए। ये भी एक अल्टरनेटिव सोर्स हो गया, जो मैंने भी बात की थी कि फार्मर्स को किस तरीके से अल्टरनेटिव सोर्स दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से अपनी फार्म प्रोडक्टिविटी पर डिपेंडेंट ना रहे। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कई बार यूपीएससी आपसे जब क्वेश्चन पूछती है तो वो आपके सामने क्वेश्चन रखती है कि व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स वुड यू सजेस्ट, आप किस तरीके के मेजर्स सजेस्ट करेंगे। तो फिर आप ये बहुत सारे मेजर्स हैं आप सजेस्ट कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव लैक ऑफ मेजर्स टू सजेस्ट, तो आप इसे करिएगा। चलिए फिर ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, डिस्कस द इमीडिएट कॉज ऑफ फार्मर्स एजिटेशन इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, एसेस द ग्रेविटी ऑफ दिस प्रॉब्लम फॉर इंडिया सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रिटी। इस क्वेश्चन को आप 200 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए कि कोई डायग्राम या पाई चार्ट आप सिंपल सा बना लें। ये वैल्यूएशन करता है आपके आंसर्स को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम इसको देखते हैं। श्रीलंका का जो इशू है नेक्स्ट आर्टिकल में हम उसको बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करते हैं। कई बार देखिए हमारे दिमाग में ये बात होती है कि जो तमिल्स हैं श्रीलंका में, वो जो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया था श्रीलंका को, तो यहां से इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में गए थे, नो डाउट वो गए थे। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमिल जो कम्युनिटी है वो वहां पर बहुत हिस्टोरिकल टाइम से रिसाइड कर रही है। तो हिस्ट्री सबसे पहले हम देखते हैं कि जब पुर्तगीज 1505 में टुक ओवर करते हैं श्रीलंका को, तो यहां पर आप देखिए कि उस समय वहां पर 3 मेजर किंगडम रूल कर रहे थे, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला था तमिल किंगडम, ये जो येलो कलर का एरिया आप यहां पर मैप में देख रहे हैं ये तमिल किंगडम है, और दूसरा जो एरिया था वो सिंगलीज का था। ये जो ग्रे कलर का एरिया हमें देखने को मिल रहा है ये सिंगलीज का एरिया था। यहां पर ये प्रेजेंट में जो उनकी कैपिटल है कोलंबो, यहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से काफी लंबे समय से जो तमिल से वहां पर रिसाइड कर रहे होते हैं, जब पुर्तगीज वहां पर कैप्चर करते हैं श्रीलंका को। उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 1505 टू 1658 तक 150 ईयर्स तक पुर्तगीज उस आइलैंड को अपने कब्जे में रखते हैं। उसके बाद 1658 से 1796 तक डच इस एरिया को कवर करके रखते हैं। इस डेट को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा माइंड मेकअप होना चाहिए कि यहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए हैं। 1796 में हम देखते हैं कि इंडिया पर जो ब्रिटिशर्स का स्टैंड था वो काफी स्ट्रांग हो चुका था। उस समय 1796 में ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को टुक ओवर किया डच से। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा। तो हम एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर देखते हैं, वो ये है कि जब डच या पुर्तगीज रूल कर रहे थे श्रीलंका को, तो वो तमिल रीजन को और सिमिलियास के रीजन जो था उसको सेपरेटली रूल करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने टुक ओवर किया श्रीलंका को, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के चलते 1833 दोनों रीजन को इंटीग्रेट कर दिया। अब नॉट देयर इज द बेसिक कॉज ऑफ प्रॉब्लम, जब दोनों रीजन को इंटीग्रेट किया गया। हम देखते हैं कि 1948 में जब श्रीलंका इंडिया को फ्रीडम देने के बाद श्रीलंका को फ्रीडम देता है, तो जो वहां पे सिंगलीज थे जो कि मेजोरिटी में थे, वो उनको पावर सौंप कर चले जाते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तमिल जो इंडियंस थे उनके लिए। तो हम देखते हैं कि जो तमिल इंडियंस थे या इंडियन तमिल हम कह सकते हैं, वो साउथ इंडिया के तमिलनाडु रीजन के जो लोग थे, उनको
जब टुक ओवर किया ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका के आइलैंड को, तो वहां पर इन तमिलियंस को इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में कॉफी, टी और रबर प्लांटेशन के लिए ले जाया गया वहां पर, ठीक है। अब उनका जो मेन रेसिडेंट है वो मेनली नदर्न प्रोविंस में है, नदर्न प्रोविंस में उनका मेन रेसिडेंस है। हम देखते हैं कि 1990s के ड्यूरेशन में उनको वहां पर सिटीजनशिप दे दी गई। अब देखते हैं किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुआ है वो श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका में देखिए होता यह है कि जब सिमिलीज को पावर मिल जाती है तो कई तरीके से डिप्राइवेशन होता है वहां के तमिलियंस का, कई तरीके से डिप्राइव किया जाता है, उनको पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जाते हैं, इकोनॉमिकल राइट नहीं दिए जाते हैं, लैंड ओनरशिप का राइट उनको नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है तमिलियंस को, इसको काउंटर करने के लिए वहां पर बहुत सारी इंसर्जेंसी एंड अपसर्ज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 1970s से 1980s के दौर में वहां पर जो अपसर्ज चल रहा था उसमें यह बात देखने को मिलती है कि इंडिया और जो रॉ थे वो तमिलियंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। 1976 में वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है, दैट इज LTTE, लिटे हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी फोर्स थी जिसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो तमिल रीजन है उसको श्रीलंका से अलग करके एक अलग देश बना लिया जाए। तो ये इंसर्जेंसी जो चल रही होती है इसके बीच में इंडिया लगातार सपोर्ट कर रही होती है वहां के जो तमिल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लेकिन उसके बाद जब प्रेशर बढ़ता है यहां से वहां पर जो श्रीलंकन गवर्नमेंट होती है वो भी काउंटर अटैक करती है तमिलियंस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, तो बहुत सारा माइग्रेशन होता है हमारे ये साउथ इंडिया में। तो जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट होती है उसके प्रेशर के चलते जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती है कि वो डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे श्रीलंका में। और डायरेक्ट इंटरवेंशन के जब होता है श्रीलंका में इंडिया का, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ इंडिया का एक पैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें जो श्रीलंका की गवर्नमेंट होती है वो इस तमिल रीजन को ऑटोनॉमी देने की बात करती है और इसके बदले में जो वहां के तमिल ऑर्गेनाइजेशन थे उनको डिसआर्म करना होता है, खुद को, उनको अपने हथियार छोड़ने होते हैं। तो अब देखिए इसमें एक जो ऑप्शन था वो ये था कि जो रीजनल कंट्रोल होगा वो वहां की एक तमिल ऑर्गेनाइजेशन थी, एलएम, पीपल्स रिवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट, EPRLF। फिर से नाम बोलता हूं, एलएम, पीपल्स रिवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट, इसके पास आना था। अब देखिए वैसे तो हम देखते हैं कि कोई भी जो वहां का तमिल ऑर्गेनाइजेशन था वो इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, लेकिन मोस्ट ऑफ द तमिल ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को सपोर्ट किया एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर, और वो ऑर्गेनाइजेशन था LTTE, लिटे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। उनका यह मानना था कि जो अथॉरिटी दी जा रही थी, जो अभी हमने यहां पर डिस्कस किया था, कि ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन को EPRLF को अथॉरिटी दी जा रही थी, रीजनल कंट्रोल दिया जा रहा था, इस बात से जो लिट्टे था वो खुश नहीं था और उसने डिसआर्मामेंट से मना कर दिया। अब राजीव गांधी ने इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए वहां पर एक पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी। अब इस पीस कीपिंग फोर्स के पास जिम्मेदारी थी कि वो वहां के जो तमिल इंसर्जेंट्स हैं उनसे डिसआर्मामेंट करवाए। डिसआर्मामेंट से जब अपोज करता है लिट्टे तो वो एक फूड वैन पर अटैक कर देते हैं, इंडिया की एक फूड वैन पर अटैक करता है लिट्टे, जिसमें वो 5 हमारे सोल्जर्स को मार देते हैं। इसके बाद यहां पर सीधा टकराव देखने को मिलता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और लिट्टे के बीच में। अब आप एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से जो पैराडिगम्स हैं वो बदल रहे हैं। अब जब लिट्टे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर अटैक करता है तो श्रीलंकन गवर्नमेंट लिट्टे को सपोर्ट कर रही होती है। किस तरीके से जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो चेंज होती है। लिट्टे वो ऑर्गेनाइजेशन है जो श्रीलंकन गवर्नमेंट से फाइट कर रहा होता है, श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन करती है जिसके तहत इंडिया डिसआर्मामेंट की कोशिश करती है लिट्टे की। अभी लिट्टे इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ लड़ रहा है और श्रीलंकन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। अब इसके चलते होता क्या है कि बाद में श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है और वो कहते हैं कि इंडिया को कि उनको पीस कीपिंग फोर्स वहां से बाहर निकालनी होगी। इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्स को अल्टीमेटली वापस मंगा लेता है। हम देखते हैं कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी का एसेसिनेशन किया जाता है। इस एसेसिनेशन में एलिज है कि लिट्टे का हाथ था, जो कि नो डाउट था, ठीक है। अब प्रभाकरन इसके हेड थे। हम देखते हैं कि अल्टीमेटली 2009 में प्रभाकरन को मार दिया जाता है और जो श्रीलंका में जी इंसर्जेंसी का दौर था ये खत्म होता है। कई सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस आज भी श्रीलंका के ऊपर चल रहे हैं कि इस तमिलियन मूवमेंट को कुचलने के लिए, खत्म करने के श्रीलंका ने कई तरीके के ह्यूमन राइट के वायलेशन किए हैं, ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में। यहां पर जो पहला इश्यूज हमें देखने को मिलता है वो तमिलियंस का है, तमिलियन के राइट्स से लेकर है। श्रीलंका में आज भी जो तमिलियंस हैं वो अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और वहां पर आज भी मिलिट्री मेंटेन की गई है। डीमिलिटाइजेशन आज भी जो जाफना का रीजन है, जो नदन श्रीलंका का रीजन है, वहां पर नहीं किया गया है। ठीक है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है वो फिशरमैन का इशू है। हमारे फिशरमैन कई बार जो है वो जो वाटर बॉडी का बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जाते हैं और श्रीलंकन आर्मी उनको पकड़ लेती है। लेटर ऑन कई बार उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनकी बोट्स को नहीं छोड़ा जाता। उनकी जो बोट्स होती है वो उनको आजीविका का बहुत बड़ा साधन होती है और उसके बाद वो उनको काफी दिक्कत हो जाती है जब फिशरमैन को पकड़ा जाता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दूसरा, ग्रोविंग चाइनीज इन्फ्लुएंस। कई बार जो चाइनीज सबमरीन है वो श्रीलंका के पोर्ट पर हमें देखने को मिलती है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। हम काफी इस मुद्दे को रेज करते रहते हैं, श्रीलंका के वो प्रेशर बनाते हैं कि वो इस कंसर्न को हमारे समझने की कोशिश करे। एक जो नेक्स्ट इशू है वो ट्रेड इशू है। श्रीलंका का मानना है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे और श्रीलंका के बीच में है वो कंप्लीटली इंडिया के फेवर में है। एक इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है वो कच्चातीवू आइलैंड के ऊपर है। तो मैं आपको थोड़ा सा कच्चातीवू आइलैंड के बारे में बता देता हूं कि कच्चातीवू आइलैंड जो है ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है जो 1400 एडी में इमर्ज हुआ था। ठीक है, अब जब इनिशियल फेज में तो जो साउथ इंडिया की एक किंगडम था वो इस कच्चातीवू आइलैंड को अपने रीजन में लेकर रखता था, लेकिन उसके बाद 1921 के बाद जब हम देखते हैं 1921 से ही इंडिया और श्रीलंका दोनों ने ही इस आइलैंड को क्लेम करना शुरू कर दिया। जब इंडिया फ्रीडम पाता है तो उसके बाद से जो आइलैंड था ये एक डिस्प्यूट का इशू था हमारे और श्रीलंका के बीच में। 1974 में जब इंदिरा गांधी जी श्रीलंका के साथ मरीन बॉर्डर को सॉल्व कर रही थी तो उन्होंने एक कच्चातीवू आइलैंड को श्रीलंका को सीड कर दिया, सौंप दिया। उस समय जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस मुद्दे पर कई सारे क्वेश्चंस भी रेज किए, लेकिन जब ये 1974 में आइलैंड श्रीलंका को दिया गया था तब भी हमारे जो फिशरमैन थे उनके पास ये राइट था कि वो उस रीजन में जाकर फिशेस वगैरह पकड़ सकते थे और इस आइलैंड पर अपने नेट वगैरह को सुखा सकते थे, स्टे कर सकते थे। लेकिन लेटर ऑन जब इमरजेंसी इंदिरा जी लगाती हैं तो 1976 में वो इस आइलैंड पर से अपने कंप्लीट राइट को खत्म कर देती हैं और वो कहती हैं कि हमारे जो फिशरमैन हैं वो इस आइलैंड पर नहीं जाएंगे और ये टेरिटरी कंप्लीटली श्रीलंका के अंडर में होगी। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिस पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट कच्चातीवू आइलैंड पर अपने कंसर्न्स आज भी रेज करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। जब आपसे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो 5 इश्यूज हैं आप इनको इंक्लूड करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन यहां पर है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, डू यू थिंक द श्रीलंका तमिल प्रॉब्लम में हैव मेजर इंपैक्ट ऑन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? डिस्कस विद रीजन। तो आपको ऐसे कई सारे हमने डायमेंशंस कवर किए हैं, आपको इस डायमेंशन को स्पेसिफिकली रीजंस के साथ कवर करना है कि किस तरीके से जो तमिल का इशू है वो इंडिया श्रीलंका रीजन जो रिलेशन है उनको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये हमारा आज का डिस्कशन है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।